काली देवरानी और गोरी जेठानी की ससुराल में पहली गर्मी। अंजना ने अपने दोनों बेटे युवराज और माहिर की शादी एक साथ की थी। बड़े बेटे युवराज की शादी गोरी रंग की नैना से की थी और छोटे बेटे माहिर की शादी काले रंग की किंजल से की थी। किंजल गरीब परिवार से थी, इसलिए उसके माता पिता ज्यादा कुछ दहेज में नहीं दे पाए, लेकिन गोरी रंग की जेठानी अपने साथ दहेज में बेशुमार चीजें, एसी, फ्रिज, सोफा आदि लेकर आई थी, जिससे वो अंजना की रंग रूप और दहेज की वजह से चहेती बन गई। वहीं दूसरी ओर गर्मी इतनी तेज थी कि बिना कूलर एसी के रहना एक मुसीबत थी। ऐसे ही एक दिन नैना अंजना के साथ बैठे हुए कहती है, गर्मी इतनी तेज हो गई है, आपने अभी तक मेरे दहेज में आया हुआ इसे क्यों नहीं लगाया है? मैं एक और एसी ऑर्डर कर देती हूँ हॉल में बैठने के लिए। अगर मैं ऐसी गर्मी में रहूंगी तो मेरा तो शरीर ही झुलस जाएगा। मुझे कुछ ठंडा पीना है माँ जी, प्लीज कुछ ठंडे शरबत बनवा दीजिए। हाँ बहू, 2 मिनट रुक। वो काली कलूटी किंजल है ना, तेरी देवरानी, उससे बनवाती हूँ अभी, ठीक है? ए काली बहुरिया, अरे जरा इधर आ। जी माँ जी। जरा 2 बर्फ डालकर ठंडे शरबत बना कर ला, या फिर आम पन्ना बना कर ला। हम दोनों को बहुत गर्मी लग रही है। जी माँ जी। ऐसा कर, आम पन्ना बना कर ले आ। तभी गर्मी में किंजल आम पन्ना बनाकर उन दोनों को दे देती है और सास कहती है, ये कैसा शरबत बनाया है तूने? थोड़ा चीनी और डाल देती। ऐसा फीका बनाकर लाई है जैसे तेरे मायके से चीनी आई हो। काली कलूटी कहीं की। जाकर हम दोनों के सारे कपड़े कमरे में से लेकर आ और बाहर आंगन में धो। माँ जी, इतनी कड़कती गर्मी में मैं बाहर आंगन में कैसे कपड़े धोऊं? मेरी बस की बात नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या गरज पड़ी है जो तुमसे कपड़े नहीं धोए जा रहे? छोटी हो ना, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। और तुम कौन सा काली हो जाओगी धूप में कपड़े धोकर? पहले से ही काली हो। मैं तो कपड़े धो नहीं सकती बाहर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मेरे रेड मार्क्स हो जाती हैं धूप में। मेरी गोरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो बाहर धूप में कपड़े धोएगी तो उसके चेहरे पर असर होगा। जाकर काम कर। जी माँ जी, करती हूँ मैं। ये सुनकर किंजल कड़कती धूप में ढेर सारे कपड़े हाथ से धोती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहती है, बाप रे बाप, इतनी गर्मी में इतने सारे कपड़े माँ जी। समझती क्यों नहीं है वो? मुझसे ही क्यों हमेशा काम करवाती है? ये कहकर किंजल सारे कपड़े धोकर, सुखाकर, प्रेस करके सबके कमरे में रख देती है। अगले दिन इतनी गर्मी होती है कि सास नहाने जाती है तो बड़ी बहू के कमरे में आकर कहती है, बड़ी बहू, थोड़ा सा ही पानी है टंकी में, पानी बहुत देर से आएगा। वो काली बहू आकर न नहा ले, उससे पहले जाकर जा तू नहा ले। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर दोनों जाकर नहा लेती हैं और गोरी बहू टंकी का बचा हुआ सारा पानी खुद यूज कर लेती है। जब काली बहू नहाने जाती है तो उसकी आंखों में मिर्ची लग जाती है और वो कहती है, ओहो, ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? लगता है टंकी का पानी खत्म हो गया। माँ जी, जेठानी जी, कोई है क्या? अरे टंकी में पानी क्यों नहीं आ रहा है? माहिर, लगता है कोई नहीं है, बिना नहाए ही रहना होगा। एक टॉवल को लेकर अपना मुंह साफ कर लेती है और सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, टंकी में पानी नहीं आ रहा, मोटर चालू कर दीजिए। महारानी, पहली बात तो मुझ पर ऑर्डर मत चला। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, सास हूँ, सास। दूसरी बात, पानी बहुत देर बाद आएगा, तो जब तक हमारे पास आने की कोशिश मत करियो तू। एक तो काली कलौटी, ऊपर से तेरे पास से कितनी बदबू आएगी। आय हाय हाय, छी। सास की ऐसी बातें सुनकर किंजल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, माँ जी, आप बार बार मुझे काली रंगत का ताना क्यों देती हैं? और सारे घर के काम मैं ही क्यों करूं? आप ऐसे घिन क्यों कर रही हैं मुझसे? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल है। ओहो, देखो तो कैसे जुबान चल रही है काली चुड़ैल की। ये सब होता हुआ किंजल का पति माहिर देख लेता है और कहता है, मेरी पत्नी मेरी माँ के कितने ताने सुनती है। पता नहीं माँ को इससे क्या बेरुखी है। खुद ही मेरी शादी किंजल से कराई और खुद ही खफा होकर घूमती हैं। लेकिन मैंने तो इतने अच्छे मन से स्वीकार कर लिया है। किंजल कितनी अच्छी है, घर का सारा काम करती है। अच्छी, आप आ गए? मैंने तो देखा ही नहीं। पानी तो अभी है नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कोई बात नहीं, तुम खाना लाकर दे दो।
बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ। ये लो, तुम भी पी लो। मैं सबको दे देती हूँ। तुम सबके बारे में कितना सोचती हो। ये कहकर किंजल रसोई में जब उसके लिए खाना बनाती है तो गर्मी से बेहाल होकर कहती है, आय हाय, बड़ी गर्मी लग रही है। माहिर जी को खाना देने के बाद थोड़ी देर बड़ी जेठानी जी के कमरे में बैठ जाऊंगी। मेरे कमरे में तो ना ही एसी है ना ही कूलर है। ये सारी बातें सुनकर माहिर कहता है, मेरी पत्नी गर्मी में कितना परेशान हो रही है, मुझे इसके लिए कुछ तो इंतजाम करना होगा। एसी बहुत महंगा होगा, इसलिए कूलर ही ले आऊंगा। माहिर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर किंजल उसका खाना लेकर आती है और बिजने से उसकी हवा करती है। किंजल, तुम कब तक खड़ी रहोगी और मेरी हवा करोगी? यहां बैठो मेरे साथ, खाना खा लो। मुझे दो, मैं तुम्हारी करता हूं। अब तुम्हें भी तो गर्मी लग ही रही है ना। ठीक है। ये कहते ही किंजल खाना खाती है और माहिर उसकी हवा करता है। ये देखकर सास कहती है, शर्म नहीं आती? मेरा बेटा थक हार कर इतनी गर्मी में घर आया है और तू खुद खाना खाकर उसे हवा करवा रही। बेशरम काली कलूटी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुझसे अच्छी तो मेरी गोरी बहू है, ऐसे काम तो नहीं करती। माँ, आप गलत समझ रही हो। तू तो चुप कर। उसके कालेपन के प्यार में जो पागल हो गया है। इस तरह वक्त गुजरता है। अंजना घर का सारा काम अपनी काली बहू से करवाती है और महारानी की तरह गोरी जेठानी घर में रहती है। किसी काम में हाथ नहीं बटाती और सास के साथ पार्लर और हर वक्त शॉपिंग पर जाया करती है। एक दिन गर्मी लगने के कारण किंजल उसकी अपनी जेठानी के कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, इतनी गर्मी हो गई है, अब दम घुटता है। काम करके थक गई हूँ। उसे एसी चलाता हुआ देख जेठानी कहती है, क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर एसी चलाने की? किससे पूछकर तू यहाँ आई? मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। माँ जी जरा इधर आइए। देखिए इस महारानी को कैसे मेरे कमरे में चोरी चुपके आ गई है, ये बेशरम कहीं की। क्यों कर लो, ज्यादा ही गर्मी छा रही है तुझे। माँ जी, मैं तो बस। ये सब सुनकर माहिर को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी माँ को सुनाकर किंजल को ले जाता है। अपने बेटे का ऐसा लहजा देखकर अंजना को गुस्सा आता है और अगले दिन वो किंजल को बूंद बूंद के लिए तरसा देती है। घर का सारा पानी खत्म कर देती है और प्यासी मार्केट भेज देती है, जहां उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। एंड मौके पर माहिर उसे देखकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर कहता है, आप इस तरीके की गलती गर्मी में कैसे कर सकते हैं? न जाने उन्होंने कब से पानी नहीं पिया, इनके डिहाइड्रेशन हो गया है। इन्हें जूस पानी समय समय पर पिलाते रहिए, साथ ही बीपी लो हो गया है। माफ कर दीजिए डॉक्टर, लेकिन अब से मैं किंजल का ख्याल रखूंगा। ये कहकर माहिर उसे घर ले आता है और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इसके पीछे इतना पड़ जाओगी कि उसे एक बूंद पानी की भी भरी गर्मी में नसीब नहीं होने दोगी और बाहर भेज दोगी। आपको तो बस अपनी बड़ी बहू की ही चिंता है, नफरत है ना आपको किंजल से, इसलिए मैं भी किंजल के साथ ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दे, पर तू और बहू ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं जानती हूँ मैंने और बहू ने बहुत गलत किया है उसके साथ। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर दो किंजल, तुम और देवर जी ये घर छोड़कर मत जाओ। माहिर जी, माफ कर दीजिए ना उन दोनों को, ये तो अपना ही घर है, कहीं और जाने की क्या जरूरत है। ठीक है। इस तरह सास बहू किंजल और माहिर से माफी मांगकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही किंजल के आराम के लिए माहिर अपने कमरे में एसी लगवा लेता है। बेटा कैसा है तू? कितने दिनों बाद मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तुझे तो अपनी माँ की याद भी नहीं आती। देख, जल्दी से घर वापस लौट आओ। मैंने तेरे लिए कई सारी लड़कियां ढूंढ कर रखी है। तुझे उसमें से कोई ना कोई लड़की तो पसंद करनी ही है। अरे माँ, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? अभी तो मैं शादी नहीं करना चाहता। बेटा, अब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तू तो जानता ही है। अब मुझसे काम नहीं होता। देख, जितनी जल्दी इस घर को संभालने के लिए बहू आ जाएगी उतना ही अच्छा होगा। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ
और तेरा बुरा सोच रही हूँ। तो बेटा ऐसा नहीं है, इसमें ना तो मैं तेरा बुरा सोच रही हूँ और ना ही इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। अरे माँ, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा इसी बात से परेशान रहती हो कि कहीं मैं आपको सौतेली माँ समझकर प्यार करना बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे सौतेली ही क्यों ना हो, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर हो आप। कोकिला अपने सौतेले बेटे चिराग से बात करके फोन रख देती है। फोन रखने के बाद कोकिला खुद से कहती है, वाह कोकिला, क्या बात है, तूने तो जबरदस्त अपने बेटे को फांस लिया है। बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी और मैं अपने बेटे को फंसाकर इसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी। कोकिला अच्छा होने का नाटक करती है, लेकिन वो अच्छी होती नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। ओहो, कौन आ गया है इस समय मुझे परेशान करने के लिए? अब क्या करूं? घर में और कोई है भी तो नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा दरवाजा खोलने। कोकिला जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका सौतेला बेटा चिराग एक अंग्रेजन के साथ खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुझे देखने के लिए। आखिरकार तू आ गया है अपनी माँ से मिलने। आजा, मेरे गले लग जा। कोकिला चिराग को गले से लगा लेती है, जिसके बाद उसकी नजर अंग्रेजन के ऊपर पड़ती है। बेटा, तेरे साथ फॉरेन से तेरी विदेशी अंग्रेजन दोस्त भी आई है। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है, ये लोरा है। क्या कहा बेटा तूने? लोरा? ये कैसा नाम है? ये है अंग्रेजी नाम, आप नहीं समझोगे। छोड़ो, वैसे आपकी बहू है। लोरा, मेरी माँ के पैर छुओ। चिराग के कहने पर लोरा कोकिला के पैर छूती है, जिसके चलते कोकिला कहती है, अरे बस बस बस, मेरे पैर मत छुओ, छोड़ो, अब अंदर जाओ। कोकिला मन मारकर अपने बेटे और उसकी पत्नी को घर में बुलाती है, जिसके बाद चिराग अपने पिता से भी अपनी अंग्रेजन बहू को मिलाता है। पिताजी, आपकी बहू लोरा है। लोरा, ये मेरे पिताजी हैं। प्रणाम पिताजी। अरे वाह बेटा, तुम्हारी अंग्रेजन बहू तो बहुत ही संस्कारी है। महेश अपनी अंग्रेजन बहू को देखकर खुश हो जाता है। वहीं कोकिला अंदर ही अंदर जलने लगती है। महेश लोरा से कहता है, अरे बहू, अब तुम इतनी संस्कारी हो तो एक काम करो, जाओ रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो और कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ हमारे लिए। महेश के कहने पर लोरा रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाकर लाती है। उसके हाथों का स्वाद चखते ही महेश बहुत खुश हो जाता है। वाह बहू, ऐसा हलवा तो हमने आज तक नहीं खाया है। ये लो अपने नेक के पैसे। उस दिन के बाद से लोरा अपने पति और अपने ससुर का अपने हाथों से बने हुए खाने से दिल जीत लेती है। लेकिन कोकिला कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी। अब वो जलन के मारे सुबह शाम बेचारी लोरा के बनाए हुए खाने को खराब कर देती है और उसमें भर भर कर नमक और मिर्च डाल देती है। ये सब लोरा को पता तो चल गया था, लेकिन वो अपनी सास से कुछ कहती नहीं है और एक दिन लोरा रसोई में रोने लगती है। आखिर मेरी सास को मुझसे क्या दिक्कत है? मैं कितनी कोशिश कर लूं उसे खुश करने की, वो हमेशा मुझसे नाराज ही रहती है। हे भगवान, कोई तो चमत्कार करो। तभी उसके सामने उसकी पहली सास की आत्मा प्रकट होती है। अरे बहू, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कोकिला तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन अब वो तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। लोरा अपने दोनों हाथों को आगे करती है, जिसके बाद सावित्री उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और अपने अंदर की जादुई शक्तियाँ उसके हाथों में डाल देती है। अब तुम कुछ भी बनाओगी तो वो स्वादिष्ट ही बनेगा। उसमें कोई कुछ भी मिला ले या उसे खराब करने की कोशिश कर ले, वो खाना खराब नहीं होगा। ऐसा कहकर सावित्री वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद लोरा सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनता है, जिसकी खुशबू पूरे घर में महक उठती है और महकते हुए कोकिला की नाक में भी घुस जाती है। आहा, क्या खुशबू है। मन तो करता है अपनी अंग्रेजन बहू के हाथों को चूम लूं, लेकिन क्या करूं? उसे इस घर से भगाने के लिए उसके इस स्वादिष्ट खाने को मुझे बिगाड़ना ही होगा। कोकिला मौका देखकर छुपकर रसोई में पहुंच जाती है और लोरा के बनाए हुए खाने को बिगाड़ देती है।
आज तो फिर से इस अंग्रेजन को दुनिया भर की सुननी पड़ेगी। कुछ ही देर बाद खाने की टेबल पर सब लोग बैठ जाते हैं और चिराग मुंह बनाकर कहता है, भगवान से दुआ करता हूँ कि आज लोरा के हाथों का खाना स्वादिष्ट हो। अगर बेस्वाद हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। शुरू में तो इसने हमारा दिल जीत लिया था, लेकिन अब ये अपने रंग काहे दिखा रही है। अरे ये हमारी हिंदुस्तानी बहुओं से कम थोड़ी है। जैसा वो करती है वैसा ही इसने भी किया। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आती ना, तो वो ऐसा कभी नहीं करती। लोरा चुप रहती है और सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद जैसे ही सभी लोग खाना खाते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या बात है लोरा, इतना स्वादिष्ट खाना। अरे मैं तो पागल हो गया हूँ तुम्हारे हाथों के स्वादिष्ट खाने को खाकर। हाँ सही कहा, बहुत स्वादिष्ट है। और तुमने इतनी अच्छी कुकिंग करनी कहाँ से सीखी है लोरा बहू? अरे पिताजी, आपको नहीं पता, ये सारी रेसिपी तो मुझे मेरी सास ने सिखाई है और मेरे हाथों का जो जादू है वो उनसे ही मुझे मिला है। लोरा के इतना कहते ही महेश और चिराग कोकिला की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जादू लोरा को उसकी असली सास से मिला था। लेकिन इस बात से कोकिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मैंने तो खाने में सारी मिर्ची और सारा नमक डाल दिया था, फिर ये खाना इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है? अगले ही दिन घर पर पंडित जी आने वाले होते हैं, जिसके चलते महेश पूजा पाठ का सारा भोजन लोरा के हाथों से ही बनवाता है। बहू, मैं जानता हूँ तुम विदेश से आई हो, लेकिन यही एक अच्छा मौका है अपने सभी पंडितों को खुश करने का। इसीलिए ध्यान पूर्वक उनका भोजन बनाना। अगर वो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए तो बहुत बुरा होगा। पिताजी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहू के हाथों का जादू ऐसा चलेगा कि पंडित खुशी खुशी हम सभी को आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। महेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद लोरा रसोई में जाकर सभी पंडितों के लिए भोजन बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद लोरा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो पूजा करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही कोकिला रसोई में आती है और हर खाने में कीड़े मकोड़े और मरी हुई छिपकलियां डाल देती है। खाने का स्वाद नहीं बिगड़ा तो क्या हुआ? इन कीड़े मकोड़ों को देखते ही सभी पंडित लोरा को श्राप देकर जाएंगे, जिसके बाद लोरा वापस अपने देश लौट जाएगी। ऐसा सोचकर कोकिला कीड़े मकोड़े और मरी हुई छिपकलियां मिलाकर वहां से चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद लोरा भोजन लेकर सभी पंडितों को एक ओर से परोस देती है। भोजन परोसने के बाद सभी पंडित शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं और पेट भरकर खाते हैं, लेकिन किसी को भी अपनी थाली में कोई भी कीड़ा मकोड़ा या छिपकली नहीं मिलती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतनी सारी छिपकलियां कीड़े मकोड़े खाने में डाले थे, फिर ये खाना एकदम सूट और प्योर कैसे हो सकता है? ये सुनते ही सभी पंडित महेश और चिराग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लोरा सबको सारी हकीकत बताती है। कोकिला, तुम इतनी बुरी हो इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अरे तुमने आखिर सौतेली होने का असर दिखा ही दिया है ना। माँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करोगी। आप तो मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। ये सब सुनकर कोकिला को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो लोरा के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लोरा कोकिला को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सब कुछ भूलकर अपनी सौतेली सास और अपने परिवार के साथ दोबारा से एक नई शुरुआत करती है, जिसके चलते सावित्री लोरा के हाथों का जादू वापस ले लेती है। अब लोरा को जादुई हाथों की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो खुशी खुशी रहने लगती है।